नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सफर बिल्कुल जमीन से शुरू होकर आसमान की आखिरी बुलंदियों तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक साधारण से लड़के से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया और पूरी दुनिया पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो शायद ही कभी मिट सकती है। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। अब उनके इस सफ़र को समझने के लिए उनके इस बहुत ही मशहूर विचार को देखिए। सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते। ये महज कुछ शब्द नहीं हैं, ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। इसी दृढ़ संकल्प ने उनके आगे के पूरे सफ़र की नींव रखी। एक ऐसा सफ़र जहां आलसी बनकर इंतजार करने की कोई जगह ही नहीं थी। ये पूरी कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक बेहद साधारण से परिवार से, जहां एक नाव चलाने वाले का बेटा समुद्र किनारे बैठकर फिजिक्स सीख रहा था और आसपास से तीर्थयात्री गुजर रहे थे। लेकिन अगर आप उनके बचपन का रोजाना का रूटीन देखें तो सच में होश उड़ जाएंगे। सुबह ठीक 3 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, फिर 4 बजे तक मीलों दूर चलकर एक मुफ्त मैथ्स की क्लास लेने जाना, वहां से आकर सुबह 6 बजे से अखबार बांटना ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल सके, और रात 8 बजे के बाद केवल मिट्टी के तेल वाली लालटेन के नीचे पढ़ना, जबकि उनके माता पिता अंधेरे में बैठते थे ताकि तेल बच सके। सोचकर देखिए, ये उनकी उस जबरदस्त मेहनत का सबूत है जो बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी। एक छोटा सा किस्सा है जो इस दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरी तरह दर्शाता है। एक बार बचपन में कलाम को उनके बैकग्राउंड की वजह से क्लास में पहली बेंच से उठाकर पीछे आखिरी बेंच पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, पर उस दिन वहां पीछे बैठकर उस बच्चे ने मायूस होने के बजाय दुनिया बदलने का संकल्प लिया। और सालों बाद उन्होंने खुद साबित कर दिया कि देश के सबसे बेहतरीन दिमाग क्लास की आखिरी बेंच पर भी मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक वैज्ञानिक बनने का उनका यह सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था। इस रास्ते में उन्हें ऐसी चुनौतियों और असफलताएं मिली जो किसी को भी आसानी से तोड़ सकती थीं। क्या कोई लगातार 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन बिना सोए बिना खाए काम कर सकता है? MIT में पढ़ाई के दौरान जब उनके बनाए एक एयरक्राफ्ट डिजाइन को उनके टीचर ने खारिज कर दिया और स्कॉलरशिप छीन लेने की धमकी दी, तब कलाम ठीक 72 घंटे तक लगातार जगते रहे। वो सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट मॉडल को नए सिरे से डिजाइन करने में लग गए और आखिरकार उन्होंने वो स्कॉलरशिप बचा ली। ये उस जुनून की बस एक शुरुआत थी। और इस जुनून की असली झलक इसरो के शुरुआती दिनों में देखने को मिलती है। कल्पना कीजिए, सेंट मैरीज चर्च उनका ऑफिस था। एक गौशाला यानी कैटल शेड के अंदर उनकी लैब चल रही थी और रॉकेट के भारी पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर लाए जाते थे। यहाँ तक कि अपने काम में वो इतने मशहूर थे कि खुद अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी, अपनी शादी पर जाना ही भूल गए। उन्होंने कभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। तो यहां से एक बेहद अहम बात निकल कर आती है, एक सच्चा लीडर कैसा होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सबक उन्हें मिला अपने सीनियर प्रोफ सतीश धवन से। 1979 में जब SLV-3 मिशन फेल हुआ तो धवन जी ने सारी जिम्मेदारी और आलोचना अपने कंधों पर ले ली। पर ठीक अगले साल 1980 में जब मिशन सफल हुआ तो उन्होंने माइक और सारा क्रेडिट डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को दे दिया। सफलता और असफलता को हैंडल करने का इससे बेहतर मास्टर क्लास भला और क्या हो सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस सुनहरे दौर की जिसने उन्हें हमेशा के लिए द मिसाइल मैन बना दिया और भारत की रक्षा शक्ति को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उनका इतना साइंटिफिक दिमाग प्राचीन भारतीय ग्रंथों से सीधी प्रेरणा लेता था। महाभारत में बारबरी के तीरों की खासियत थी चुने हुए टारगेट्स को भेजना। यहीं से उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट्स को चुनने का कॉन्सेप्ट सोचा। और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उन्होंने गाइडेड और रिमोट कंट्रोल्ड मिसाइल सिस्टम की प्रेरणा ली। इन्हीं धारणाओं ने आगे चलकर देश के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आकार दिया। और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान जो गुपचुप तरकीबें उन्होंने इस्तेमाल की, वो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम थोड़ी थीं। उन्होंने सभी साइंटिस्ट को नॉर्मल आर्मी यूनिफॉर्म पहना दी थी। हर ऑपरेशन एग्जैक्टली उस छोटे से विंडो में किया जाता जब अमेरिकन सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स वहां से गुजरते थे। और टेस्ट के तुरंत बाद पूरी साइट को ऐसे साफ कर दिया जाता जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अमेरिका जैसी सुपर पावर को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन द मिसाइल मैन के बाद उनकी जिंदगी का एक और बड़ा रूप
पूरी दुनिया ने देखा भारत के 11वें राष्ट्रपति का रूप। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी सादगी से जनता से सीधा नाता जोड़ा। उनकी विनम्रता का अंदाजा जरा इस बात से लगाइए, जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके स्वेरिंग इन समारोह में उनके सबसे खास वीआईपी मेहमान आखिर कौन थे? कोई बड़े नेता या अरबपति? जी नहीं, उनके वीआईपी थे एक लोकल मोची जिसने कभी उनके जूते सिले थे और एक ढाबा चलाने वाला जिसने उन्हें पिछले दिनों खाना खिलाया था। उन्होंने अपनी जड़ों को और अपने असली दोस्तों को कभी नहीं भुलाया। तो इस पूरी बात को इस नज़र से देखिए। देश के सर्वोच्च पद पर रहने, भारत रत्न जीतने और 40 से ज़्यादा डॉक्टरेट्स प्राप्त करने के बावजूद जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उनके पास उनका खुद का क्या था? सिर्फ और सिर्फ 2 सूटकेसेस। न कोई घमंड, न कोई महल अत्तारी जैसी चीज़ों की चाहत। ये छोटी छोटी कहानियां उनकी महान शख्सियत का आईना है। IIT BHU में उन्होंने बैठने के लिए एक वीआईपी कुर्सी ठुकरा दी और बाकी सबके जैसी बराबरी वाली कुर्सी मांगी। जब उनका परिवार राष्ट्रपति भवन घूमने आया तो उन्होंने सरकार पर बोझ नहीं डाला, बल्कि 3,52,000 रुपए का लंबा चौड़ा बिल अपनी खुद की तनख्वाह से भरा। अंधे पक्षियों को चोट न लगे इसलिए दीवारों पर कांच लगाने पर रोक लगा दी। और जानते हैं, उन्होंने नासा का अमेरिकी नागरिकता और 5 गुना ज्यादा सैलरी का ऑफर साफ ठुकरा दिया था। देश प्रेम उनके लिए हमेशा किसी भी सुविधा से ऊपर ही रहा। और ऐसी निष्काम सेवा और लगन से भरी शख्सियत जब आगे बढ़ती है तो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा की एक अमर विरासत छोड़ जाती है। उनका इस दुनिया से जाना भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनका पूरा जीवन रहा। उनकी सबसे पसंदीदा चीज क्या थी? शिक्षा देना। वो IIM शिलोंग के बच्चों को ज्ञान बांट रहे थे, अपना लेक्चर दे रहे थे और बिल्कुल एक कर्मयोगी की तरह अपनी ड्यूटी पर रहते हुए एक शिक्षक के रूप में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैसी सच्ची और काव्यात्मक विदाई थी ये। पीछे वो हम सब के लिए अपने 4 बेहद आसान पर पावरफुल मंत्राज ऑफ सक्सेस छोड़ गए हैं, जिन्हें हम में से कोई भी आजमा सकता है। पहला, एक महान लक्ष्य, एक ग्रेट एम तय करें। दूसरा, उसके बारे में लगातार ज्ञान हासिल करें। तीसरा, जी तोड़ हार्डवर्क करें। और चौथा, परसिवरेंस, यानी चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, हार नहीं माननी है, बस डटे रहना है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें। सोचिए, आप इस दुनिया में ऐसी कौन सी विरासत, कैसी लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं जिससे आने वाला कल थोड़ा और बेहतर बन सके। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।